चलिए आइए अब करेंगे विस्तार से चर्चा। वक्फ पर ही होगी। महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की टीम आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रही है। वक्फ को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ और उनके विस्थापन की जांच के लिए आयोग समिति का गठन किया गया है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार और उप सचिव शिवानी डे के साथ आज वो कोलकाता पहुंचेंगी। टीम कल मालदा जाएगी, फिर 19 को मुर्शिदाबाद के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों जैसे शमशेरगंज, जाफराबाद का दौरा करेगी। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में 2 अहम पहलुओं पर विचार करने की बात कही। साथ ही कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से वक्फ वाई यूजर के मुद्दे पर भी जवाब मांगा। कोर्ट ने साफ किया कि कानून पर रोक की मांग पर कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है। खबर को विस्तार देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी संगीता ने मुझे न्यूज रूम से ज्वाइन कर लिया है। संगीता, जरा ये बताइए, एनसीडब्ल्यू की टीम आज पहुंचने वाली है, कहां कहां पहुंचेगी, किस तरह से निरीक्षण होगा, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज दूसरे दिन की जो हेयरिंग होगी 2 बजे से, उस पर भी नजर डालेंगे। पहले ये बताइए, एनसीडब्ल्यू किस तरह से आज निरीक्षण करने पहुंच रही है? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि आज जो है सबसे पहले एनसीडब्ल्यू की टीम जो है वो कोलकाता पहुंचेगी। उसके बाद जो है कल सबसे पहले मालदा जाएगी। मालदा में जहां पर शिविरों में जो महिलाएं रुकी हुई है उन महिलाओं से पहले बात करेंगी, उनसे जानेंगी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। क्योंकि जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि महिलाओं के साथ भी छेड़खानी हुई है, उनके साथ भी उत्पीड़न हुई है। महिलाओं ने खुद कहा है, हमने खुद भी सुना है, जब हम वहाँ ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात किए थे तो उस दौरान भी महिलाओं ने कहा। तो सबसे पहले जैसे कि कल मालदा जाएंगे, मालदा के बाद परसों जो है वो जाएंगी, यानी कि 19 तारीख को वो जाएंगी मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद के उन सभी इलाकों में जाएंगी जहां जहां जो है इस तरह की घटनाएं, जो कि हिंसा प्रभावित जितने भी क्षेत्र थे, चाहे वो सूती हो या फिर शमशेरगंज हो, जो भी इलाके वहां पे थे आसपास के, उस सभी इलाकों में जाएगी और वहां के महिलाओं से बात करेंगी और जानने की कोशिश करेंगी कि क्या कुछ हुआ है। क्योंकि जब ये घटनाएं सामने आई कि महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न हुआ है, जिसके बाद जो है एनसीडब्ल्यू की टीम जो है पश्चिम बंगाल पहुंच रही है और इन महिलाओं से बात कर आगे क्या कुछ मतलब निकल कर आता है, फिर जाकर निर्णय लेंगे और इस मामलों को लेकर और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इसकी जांच की जाएगी। पूरी तरह से जांच के लिए आज जो है टीम पहुंच रही है पश्चिम बंगाल। संगीता, जरा ये बताइए, एनसीडब्ल्यू क्या होता है और इसमें किस तरह से ये लोग काम करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, और बंगाल में खासतौर पर एनसीडब्ल्यू को क्यों लगाया गया है? देखिए, बंगाल में एनसीडब्ल्यू को इसलिए लगाया गया, आपको याद होगा इसके पहले भी संदेश खाली का मुद्दा जब उठा था, संदेश खाली के टाइम में जिस तरह से जो टीएमसी की कार्यकर्ता, महिला जो कार्यकर्ता थी, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि शेख शाहजहां जो है वो जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहा है। तो महिलाओं ने एकजुट होकर उस दौरान जो है टीएमसी के खिलाफ जो है जंग छेड़ा था। जिसके बाद देखिए जब भी महिलाओं के साथ किसी भी तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आते, उत्पीड़न का मामला जब भी सामने आता है तो जो है एनसीडब्ल्यू की टीम जो है पहुंचती है और महिला आयोग जो है महिलाओं के साथ जब भी उत्पीड़न होता है तो ऐसे उत्पीड़न की जांच के लिए महिला आयोग की टीम पहुंचती है और उसके बाद जो है उस पर जो भी इसके जो आरोपी होते हैं उस पर कार्रवाई की मांग की जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इस दौरान देखिए अभी जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, कई महिलाओं ने जिस तरह से आरोप लगाए कि उनके साथ छेड़खानी हुई। कई महिलाएं, देखिए भागीरथी नदी वहां पर पड़ता है जो कि मुर्शिदाबाद और मालदा के बीच में, तो भागीरथी नदी से पार करके किस तरह से भागने को वो मजबूर हुई, जिस तरह से उन पर छेड़खानी और रेप की जो मामले जो हैं जिसको लेकर जो एक आशंका जताई जा रही थी और जो लोगों में एक डर था कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती है, जिसके बाद लोग वहां से भागे और वहां से निकलकर जो है अपनी जान बचाने, अपनी जो है इज्जत को बचाने के लिए वो लोग मालदा में शरण लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, इस तरह की जो घटनाएं जो वहाँ पर हो रही थी
मुर्शिदाबाद में, जिसके बाद जो है महिलाओं के साथ जो ये खबरें सामने आई, जिसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम जो है पश्चिम बंगाल आज पहुंच रही है और पूरे मामले को जानने की कोशिश कर रही है और पूरी जांच की जाएगी कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। तो बिल्कुल देखिए, एनसीडब्ल्यू की टीम बंगाल पहुंच रही है, बातचीत करेगी, निरीक्षण करेगी, जायजा लेगी, महिलाओं से बात करेगी, क्या महिलाओं की समस्या है। और अब एक तरफ हम दूसरा उसका कानूनी पहलू देखें तो आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरा दिन है जब 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से इस सुनवाई को एक बार फिर से सुना जाएगा। संदीप मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और सवाल यही कि कल जिस तरह से हमने देखा 2 घंटे तक हेयरिंग चली और तमाम जो विपक्ष यानी जो दलीलें लगाई गई हैं, याचिकाएं लगाई गई हैं, उनके पक्ष के जो वकील थे कपिल सिब्बल से ये चर्चा शुरू हुई, 2 घंटे चर्चा चली। आज किस तरह से देखते हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है हेयरिंग के, अगर हम उस हिसाब से देखें तो? संदीप जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैंने अनम्यूट कर रखा था। जी जी जी, बोलिए बोलिए, बोलिए, आ रही है। जब कल मामले की सुनवाई हो रही थी उसी समय एक मामला हुआ जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। लास्ट मोमेंट में जब चर्चा चली कि 1995 का वक्फ कानून अपने आप में अंडर चैलेंज है, जिस वक्फ कानून की कमियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने संशोधन करके अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया, वह एक तरह से कहें कि 1995 की एक्ट की रेमेडी 2 जगह होनी थी। एक संसद के अंदर गया तो संसद ने, सांसदों ने मेहनत करके 2025 का अमेंडमेंट एक्ट लाया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया गया है और उस पर भी सुनवाई होनी है। तो जब ये पता चला अदालत को तो एक नया मामला सामने आ गया और अब अदालत के सामने आज देखना होगा कि दोनों मामलों पे सुनवाई अदालत को करनी है। क्यों? क्योंकि अगर एक मामले को छोड़ दिया जाएगा और दूसरे पे कोई फैसला दिया जाएगा तो शायद यह न्याय संगत नहीं होगा। और आज इस बात पे बहस होगी कि भाई 1995 का एक्ट अंडर चैलेंज खुद ही है, तो इस पे भी सुनवाई होनी चाहिए। और यह एक बहुत बड़ा विषय आएगा। क्यों? क्योंकि उसी में वो सारी व्यवस्था है जिसके चलते विष्णु शंकर जैन जी ने पिटीशन अपनी फाइल की है कि यह हिंदुओं की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हड़पता है और हमारे संपत्ति के अधिकारों से वंचित करता है। ऐसे में उन्होंने प्रेयर किया हुआ है कि 1995 के कानून के खिलाफ केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि वो ऐसी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करे जो गलत तरीके से वक्त प्रॉपर्टी नोटिफाई की गई है और उनको जो है वापस जो है सिविल कोर्ट के जुडिक्शन में लाया जाए कि सिविल कोर्ट उन मामलों की सुनवाई कर सके। क्योंकि 1995 के एक्ट में तो जो ट्रिब्यूनल ने कह दिया वही अंतिम होगा, वही पत्थर की लकीर हो जाएगी। तो ऐसे में आर्टिकल 4, जिन आर्टिकल की बात कल वक्फ के समर्थक लोग कर रहे थे, आज हिंदू पक्षकारों के पास भी यह मौका है कि इन बातों को अदालत के सामने रखें कि यह हमारे भी आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, हमारे भी आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है। और कल संजीव खन्ना जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि आर्टिकल 26 सभी के लिए है या केवल माइनॉरिटीज के लिए ही नहीं है, सभी के अधिकारों के लिए है, धार्मिक अधिकारों के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए भी है। जी, अब जरा एक चीज बताइए संदीप जी कि कल हमने देखा कि कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी याचिकाएं हैं, सभी को एक एक करके सुना जाएगा, एक साथ सभी को सुनना मुश्किल है, धैर्य रखें, हिंसा ना करने की कोर्ट ने बात कही। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने अपनी चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने ये कहा कि जो गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल इस कमेटी में किया जा रहा है या वो काउंसिल में किया जा रहा है, इससे बड़ी आपत्ति है। आपको क्या लगता है ये दलील कितनी सुनी जाएगी और कपिल सिब्बल और जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनको आधार बनाते हुए क्या भी संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए, कल तो एक कहें कि जो सुनवाई हो रही थी और इंटरिम आर्डर को लेकर के अदालत जो थोड़ी सी मोटिवेट हो रही थी, अंतिम समय में ईश्वर ने मतलब एक तरह से कहें अपना वो दिखाया जिसके चलते अदालत थोड़ा सा उससे पीछे हटी। नहीं तो कहने जा रहे थे कि जो भी प्रॉपर्टी है डी नोटिफाई किया जाना, इस पे हम रोक लगाते हैं। दूसरी बात जो वक्फ काउंसिल बननी है उस पे भी उन्होंने रोक लगानी चाहिए। तो अभी कम से कम इंटरिम ऑर्डर नहीं पास हुआ है
तो आज एक तरह से मान के चलिए कि आज जो बहस होगी 2 बजे से, वह एक फ्रेश बहस मान लीजिए। कल जो बात हुई हुई उसको छोड़ देना है हमें। क्यों? क्योंकि आज जब मामले की बहस होगी तो जिस मुद्दे को कल हरीश साल्वे जी ने उठाया था, कल हरिशंकर जैन जी ने जिस मैटर को उठाया था, वह बात आज मुझे लगता है कि केंद्र सरकार मजबूती से, और हिंदू पक्षकार भी अपनी बात रखेंगे कि भाई द मेन एक्ट इज अंडर चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जो मूल कानून है वही अंडर चैलेंज है, और आज उस पे अदालत को पहले सुनना चाहिए। ठीक है सर, लौट रहा हूं मैं आपके पास। ममता शर्मा जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, पूर्व अध्यक्षा एनसीडब्ल्यू की। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। और पहला सवाल मेरा यही है कि बंगाल में आज एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंचने वाली है, कई जगह पर महिलाएं से बात होगी, निरीक्षण होगा, जायजा लिया जाएगा। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में जो हिंसाएं हुई, महिलाओं की जो वहां से वीडियोज आए, पहला रिएक्शन ममता जी आपका? हिंसा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, सिर्फ बंगाल में ही नहीं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां क्यों नहीं आयोग जाता है। वहां भी जबरदस्त हिंसा हो रही है। और मणिपुर देख लीजिए, अभी ताजा उदाहरण, मणिपुर में तो आयोग गया ही नहीं। और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, मेरे ख्याल से सालों पहले कभी हुआ होगा, अभी इन दिनों कभी देखने को नहीं मिला कि नग्नावस्था में करके औरतों को घुमाया जाए, उनसे छेड़छाड़ की जाए। इससे बड़ी जो है ना बात नहीं हो सकती। मैं ये कहती हूँ, सिर्फ मेरा ये कहना है कि बंगाल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। महिलाओं की सुरक्षा सब जगह एक सी होनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य है वहां आयोग क्यों नहीं जाता है, मैं सिर्फ इतना सा प्रश्न है मेरा। ठीक है, वाकई बिल्कुल जायज़ प्रश्न है। और ममता जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब आज बंगाल टीम जा रही है तो ज़रा आसान भाषा में दर्शकों को ये बताएं कि एनसीडब्ल्यू किस तरह से काम करती है, और आज जब कई लोकेशंस पे जाएंगी वो, तो किस तरह से पूरा काम होगा, निरीक्षण होगा, जायजा लिया जाएगा, ये थोड़ा विस्तार से बताएं मैम। देखिए, ऐसा एक टीम बनाई जाती है जी, उसमें तो एनसीडब्ल्यू की मेंबर होती है और 2-3 मेंबर्स को और बना के टीम के साथ भेजा जाता है। और वहां जाके वो लोग एक एक बात की इंक्वायरी करते हैं, पुलिस से मिलते हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक महिला से, जब मैं थी तो एक एक महिला से अलग से बात करके बंद कमरे में उनका नाम लिए बिना हम उसकी इंक्वायरी करते थे, और उस पे एक्शन भी होता था, और हम एक्शन में सफल भी होते थे। तो मेरा कहना ये है कि अगर प्रॉपर वे में सटीक रास्ते पे चला जाए तो इससे महिलाओं को बहुत राहत मिलती है। मेरे समय भी कई केस हुए, आसाम में भी हुआ, दिल्ली में दामिनी केस हुआ जी। तो ऐसा है कि इनको न्याय नहीं मिल सकता, हालांकि देर हो जाती है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई थी कि इनको जल्दी न्याय मिले, और उसको टाइम बाउंड किया जाना चाहिए था वो। अच्छा ममता जी, एक चीज बताइए कि आप देख रही हैं कि बंगाल में अभी जो हालत हुए हैं और पिछले 4-5 दिन में जो लेटेस्ट वीडियो सामने आए हैं, महिलाएं किस तरह से रोते हुए खाना खा रही हैं और कह रही हैं कि अपने ही घरों को उनको वहां से पलायन करना पड़ा है। एक बतौर मुख्यमंत्री भी वहां की महिला हैं, और इस तरह के अगर हालात हो रहे हैं तो कैसे देखती हैं आप कि पश्चिम बंगाल की आज स्थिति ये हो गई है कि 500 से ज्यादा घर में से लोगों ने पलायन कर दिया है? देखिए, ये बहुत, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और बड़ा अन्याय है महिलाओं के साथ। जिस आज भी महिला को महिला ही मानना, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महिला समकक्ष पुरुषों के आके खड़ी हो चुकी है हर फील्ड में है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उनको न्याय दें, उनसे पर्सनली मिलें, उनसे बात करें, कोई कमेटी गठित करें ताकि उनको न्याय मिल सके। यही सब होना चाहिए जिसे हम फॉलो नहीं करते। लेकिन अच्छा ममता जी, एक सवाल बड़ा जायज है इस समय, और सोशल मीडिया पर भी कल जब मैं देख रहा था कि ममता जी ने मौलानाओं से बात की, क्या आपको नहीं लगता कि बतौर मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, बेहतर होता कि ममता बनर्जी उन पीड़ित महिलाओं के पास जाती, उनको सांत्वना देती, बातचीत करती? उनकी जगह ममता बनर्जी कल मौलानाओं के पास गई, इमामों के पास गई और पूछा कि क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं, और वहां मंच से भी बड़ा टारगेट करने की कोशिश हुई। तो ये इस दोनों पहलुओं को कैसे देखती हैं आप? देखिए, ठीक है, उन्होंने मौलानाओं से बात की और सबसे बात की,
लेकिन खास तौर से महिला होने के नाते उनको स्वयं महिलाओं के बीच में जाना चाहिए था और उन बात करनी चाहिए थी, उनकी पीड़ा सुननी चाहिए थी और जो पीड़ा होती उस पे कुछ ना कुछ एक्शन होता, उस एक्शन का अमल होता तो कुछ और ही बात होती। ठीक है संदीप मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल में अब स्थितियां बन गई हैं और ममता बनर्जी खुद ये समझ गई हैं कि जिस पॉलिटिक्स की राह पर वो चलती थी आज उसी पर कांटे उनको देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना, वहां पर जो चीजें हुई, हिंसा जो हुई, टारगेट किलिंग हुई, 3 मौतें हुई, गाड़ियां जलाई गई, घर तोड़े गए। दूसरी बात ममता बनर्जी का खुद कहना, केंद्र से सहायता लेना फोर्स के तौर पर, और ममता बनर्जी का आप खुद इस तरह से कहना कि परेशान किया जा रहा है, मुझे हटाने के लिए चीजें की जा रही हैं। तो जिस राह पे ममता बनर्जी चलती थी आज उन्हीं पर रोड़े उनको देखने को मिल रहे हैं। कैसे देखते हैं संदीप जी? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 3 साल से स्थिति लगातार दिन ब दिन बदतर हो जा रही है। और अगर हम राज्यपाल की रिपोर्ट को देखें तो राज्यपाल हर समय हर घटना पे एक बार केंद्र सरकार को रिपोर्ट देते हैं, लेकिन बात यह है कि कौन सी घबराहट है या कौन सा डर है जिसके नाते केंद्र सरकार आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़े होने में जो है हिचकिचा रही है। मुझे यह बात समझ से परे दिखती है। आखिर इतनी हिंसाओं का वो बर्दाश्त करेंगे? अभी अगर यही स्थिति रिवर्स होती, केंद्र में कांग्रेस सरकार होती और बाकी राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो शायद स्थिति दूसरी होती। एक छोटी सी घटना को मामला लेकर के पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये डर और भय मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस संविधान प्रेमी लोगों से डर रहे हैं, जहां पर राज्यपाल लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं गृह मंत्रालय को कि स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। तो ऐसे में मेरा तो मानना है कि दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। और एक एक्ट का मैं याद दिलाऊं कि यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत अगर कहीं लगता है कि 356 का प्रयोग न किया जाए बल्कि एक छोटे से एरिया में जहां हिंसा हो रही है उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाए और केंद्र सरकार वहां पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वहां के लोगों की जान माल की सुरक्षा की सुनिश्चित करे जो है। तो मेरा मानना है कि 356 की बजाय यूएपीए का प्रयोग उस छोटे से एरिया जहां कहीं भी हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद वगैरह में, अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार अगर इस दुख की घड़ी में वहां के लोगों के साथ नहीं खड़ी होती है तो निश्चित ही वहां पर एक हताशा और निराशा जन्म लेगी। वाकई जब हाईकोर्ट वहां स्वतः संज्ञान ले सकती है तो केंद्र सरकार को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कम से कम वहां के पीड़ित हिंदुओं की जो जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। संगीता, जरा पिछले 24 और 48 घंटों की मुझे रिपोर्ट दीजिए वहां की, मुर्शिदाबाद और जो सेंसिटिव जोन्स हैं, क्या अभी भी वहां प्रताड़ित हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या स्थितियां हैं? और कल जो एक हमने देखा कि वहां की जिला की प्रमुख थी पुलिस की महिला, उनसे एक मौलाना ओपन चैलेंज कह रहा था कि अभी हजारों लोग आए, कल को लाखों भी आ सकते हैं। उसकी क्या स्थितियां हैं संगीता, जरा बताइए ग्राउंड की। देखिए, कल जिस तरह से जिस वीडियो को हमने देखा था जो कि पुलिस के द्वारा जो बातचीत की जा रही थी और उस मुस्लिम नेता ने जिस तरह से धमकी देते हुए कह रहा था कि आप मुझे धमकी मत दीजिए, आप अभी जो ये हजारों की संख्या में लोगों को देख रहे हैं ये लाखों भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये वीडियो जो है ये 2 दिन पहले की वीडियो थी। लेकिन वहीं अगर पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो स्थिति जो है सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे केंद्रीय बल मौजूद है। ठीक है, चलिए, वाकई स्थिति इस समय संभालना सबसे पहली प्राथमिकता है और होनी भी चाहिए। संदीप जी, ममता जी और संगीता, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।